यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है इंडिया में और नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं इस मार्केट में, कमा भी रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, फेम भी बना रहे हैं। ऐसे में एक लॉ जो यूट्यूब का लॉ है वो है स्ट्राइक का लॉ। 3 स्ट्राइक आई और आपका चैनल गायब। ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स में, इवन बड़े मीडिया हाउसेस के लिए। एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि ये कितना फेयर है यूट्यूब का जो स्ट्राइक वाला है, और इसकी जगह पे स्ट्राइक की जगह पे मतलब चैनल को शट डाउन करने की जगह पे उस वीडियो को हटा देना या कोई और ऑल्टरनेटिव मेजर हो अगर इसकी जगह, वो कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जहां तक हमारे कंट्री का लॉ है वो लॉ बहुत क्लियर है मेरे हिसाब से। लॉ ये है कि अगर आप यूट्यूब, एक्स, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म है तो आप इंटरमीडिएट हैं। अगर आपको कोर्ट ऑर्डर या सरकार का नोटिस आए, वैलिड नोटिस आए, और वैलिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सरकार का वैलिड नोटिस आए या कोर्ट नोटिस आए, तो आपको कंटेंट रिमूव करना है। आप जज नहीं बन सकते कि ये कंटेंट एक्चुअली कोर्ट का नोटिस आए कि ये डेफेमेटरी है कि नहीं है, सरकार का नोटिस आए कि ये नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप इसको हटाइए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप इसको हटाइए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट, मैंने इसको असेस किया है कंटेंट को और ये इट इज नॉट वायलेटिव। ये आप नहीं कर सकते, ये दिस इज द लॉ और ये एक्सेप्टेड है सारे प्लेटफॉर्म से। जब ये एक्सेप्टेड है तो आप जब 3 स्ट्राइक और विद इन 90 डेज और फिर पूरा चैनल सस्पेंड करते हैं तो आप एक तरीके से जज ही बन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप बेशक मेरा इंडिविजुअल वो जो पीस किसी को ऑफेंड करता है या किसी आईपी लॉ के खिलाफ है या किसी कोर्ट ऑर्डर के तहत आपको हटाना पड़ रहा है, उसको हटा दीजिए, पर आप चैनल नहीं बैन कर सकते। किसी डेफेमेशन केस में न्यूज़पेपर तो बैन नहीं हो जाता, उस एक स्टोरी पे केस चलता है, कोर्ट डिसाइड करती है डेफेमेशन है कि नहीं है, वो केस कोर्ट देखती है, न्यूज़पेपर तो बंद नहीं हो जाता ना। तो ये बेसिक लॉ है कि आप प्लेटफॉर्म नहीं बंद कर सकते, तो आप प्लेटफॉर्म नहीं बंद, यूट्यूब तो बैन नहीं होता ना, क्योंकि वो इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी का ये प्रिंसिपल है कि इंटरमीडियरी को एक्चुअल नॉलेज नहीं होता किसी वायलेटिव कंटेंट का। आप जब नोटिस देते हो या सरकार नोटिस देती है, कोर्ट का नोटिस आता है, तब नॉलेज शुरू होता है, तब नॉलेज का क्लॉक शुरू होता है। अच्छा। तब इनके पास 36 आवर्स, 15 दिन, जो भी पीरियड है आईटी एक्ट में, उनको उस पीरियड में रिमूव करना होता है कंटेंट। अगर नहीं रिमूव करते तब वो जिसने कंटेंट पोस्ट किया है और यूट्यूब के बीच में कोई अंतर नहीं होता लायबिलिटी में, दोनों उसी एक ही जगह पे। पर अगर कंटेंट रिमूव कर दिया तो यूट्यूब की उसके बाद लायबिलिटी नहीं होती लॉ में। आईटी एक्ट में सेक्शन 79 जो है उसको सेफ हार्बर दिया गया है इंटरमीडियरीज को। तो इंटरमीडियरी को सेफ हार्बर इसलिए दिया है कि भैया आप अब किसी कंटेंट के बेसिस पे जज नहीं बन सकते। तो ये जो 90 डेज का जो पॉलिसी है, ये पूरा चैनल रिमूव करने का, स्ट्राइक का आई एग्री, स्ट्राइक आप करना चाहिए, आपको, आपका काम है ये करना, ये आपका ऑब्लिगेशन है। पर चैनल ब्लॉक करना मुझे लगता है ये इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड आई बिलीव इट वायलेट्स द लॉ, बिकॉज अल्टीमेटली आप जज बन रहे हो कि 3 बार आपके खिलाफ कंप्लेंट आए हैं, नाउ यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग ऑन माय चैनल। So to take off my channel on 3 IP complaints, intellectual property complaints, I think is a overkill. So I think that it is not within the framework of what I feel is the law in India. एक रिसेंटली कुछ महीने पहले एक केस आता है, नेशनली बड़ी चर्चा होती है इसकी, आपका कई बार इस पे एक्सप्लेनेशन भी आ चुका है कि ये जो मोहक मंगल यूट्यूबर वर्सेस ANI जो न्यूज़ एजेंसी, इनका ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि, तो मैं वो लॉ जानना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिल सके, जो कंटेंट क्रिएटर्स इसको सुन रहे हैं, कि विद इन लॉ कितने सेकंड का क्लिप आप किसी का यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ का लॉ क्या है, और कहाँ पे आप वो लॉ ब्रीच करते हैं, किन किन सिचुएशंस में, थोड़ा सा उस पर मुझे बताइए। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, पर ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसे जो कहता है वो 8 बार रूल, ये मिथ है, ये कहानी है। कोई 1, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड का कोई रूल नहीं है।
कॉपीराइट लॉ में सिंपली ये है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जेम्स बॉन्ड वाला पिक्चर का जो थीम है उसका 2 सेकंड सुनेंगे आप पहचान जाएंगे जेम्स बॉन्ड की थीम है। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा, क्वांटिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट क्राइटेरिया नहीं होता है, अच्छा, क्वालिटेटिव होता है। तो जेम्स बॉन्ड की कितने 1.5 मिनट की भी नहीं थीम होगी, उसमें आप 3 सेकंड सुन ले तो एग्जैक्टली, पहचान जाते हैं। हाँ, अगर पहचान जाते हैं तो गाना आप यूज कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्वालिटेटिव इन्फ्रिंजमेंट का बेसिस है। तो कोई सेकंड का रूल नहीं है, सेकंड का कोई रूल नहीं है। अच्छा, इसके विपरीत अगर आप मान लीजिए किसी एक्टर की क्रिटिक कर रहे हैं, इसकी इनकी एक्टिंग स्टाइल की, और जेन्युइनली क्रिटिक कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली क्रिटिक कर रहे हैं कि देखिए इरफान एक्टर थे और नवाजुद्दीन है, इनकी एक्टिंग स्टाइल्स का जो अंतर है, पर इसमें देखिए, इस टेक में देखिए, इस सीन में देखिए वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इमोशनल एंगर में कैसे रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टेटेड इरफान का देखिए, नवाजुद्दीन की एक्टिंग की स्टाइल देखिए, उनकी क्रिटिक करते हैं आप एक्टिंग में, और फिर आप बोलते हैं स्टैनिस्लाव मेथड और या मेथड एक्टिंग आप ये कर रहे हैं। तो उसमें आप क्लिप्स जब यूज करते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स यूज करते हैं, चंद सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, पर सिर्फ उस क्रिटिक के लिए यूज करते हैं, वो आता है फेयर डीलिंग में, वो अलाउड है। अच्छा, हमारे कॉपीराइट एक्ट में सेक्शन 52 है जिसमें फेयर यूज कहा जाता है। फेयर यूज एक्चुअली अमेरिकन टर्म है, इंडिया में फेयर डीलिंग टर्म है। पर फेयर यूज का ये इशू है कि आप रिपोर्टिंग ऑन करंट इवेंट्स, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए आप किसी और का क्लिप लेके सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए छोटे छोटे फेयर डीलिंग एक्सेप्ट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर न्यूज रिपोर्टिंग। आप पर्सनल रिसर्च और रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं, आप क्रिटिक और क्रिटिसिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये देर आर एक्सेप्शंस। और ये जो कॉपीराइट एक्ट में लोग गलत फहमी है कि ये बड़ा मोनोपोलिस्टिक लॉ है, ये मोनोपोली यानी कि नाम की लॉ, मोनोपोली लॉ है ये, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बने हैं। और ये एक्सेप्शंस ये है कि आप अगर किसी का फैशन ड्रेस एक फिल्म में यूज कर रहे हैं, पर वो जो फैशन जो ड्रेस है किसी बड़े डिजाइनर का ड्रेस है, आपने परमिशन नहीं ली, आपने फिल्म में यूज कर दी, तो फैशन डिजाइनर ने नोटिस दिया कि भैया आप यूज कैसे कर रहे हो, कि मेरा कॉपीराइट है उसमें। पर उसमें अगर वो फैशन जो ड्रेस है वो उस सीन और उस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बस कपड़े पहन लिए हैं, तो इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट। तो द लॉ टेक्स इन टू अकाउंट। ओके, दूसरा मान लो वो ड्रेस का ही अगर बात करें, तो ड्रेस मैंने एज अ कंज्यूमर खरीदी, आई पेड फॉर इट, और फिर मैं वो कहीं भी यूज की, फिल्म में की, कहीं भी यूज की, तो वो कैसे कॉपीराइट? हाँ, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप ये घड़ी मैंने खरीदी, पर घड़ी की बड़ी यूनिक डिजाइन है, मैंने फिजिकल ऑब्जेक्ट खरीदा, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। हाँ, तो अब इस घड़ी को मैं इसकी कॉपी बना के बेचने लग जाऊं, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ये इंटेंजिबल राइट्स होता है। तो अगर आपने फोटो ले लिया, आपने मेरा आर्टवर्क है, आपने वो मुझसे आर्टवर्क खरीद लिया, आपने आर्टवर्क यहाँ दीवार पे लगा ली, अच्छी बात है, पर वो आर्टवर्क की आप फोटोग्राफ लेके टी शर्ट पे बेचना शुरू कर दें, वो मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मैंने आपको आईपी नहीं दिया, आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट दिया मैंने। ओके। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत समझना जरूरी है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो अलग चीज। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा और एम्फेसाइज करना चाहता हूँ मोहक मंगल वाले केस में, कि उसमें मोहक मंगल का केस ज्यादा स्ट्रांग दिखता है फेयर यूज या फेयर डीलिंग वाले में, या ANI का केस ज्यादा स्ट्रांग दिखता है? देखिए, मैं देख नहीं पाया उनकी वीडियो, वो वीडियो उतारी गई थी तब तक, तो मैं ऑनेस्टली उस पर फैक्चुअली आपको बताऊंगा नहीं, बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। पर मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स गलती ये कर जाते हैं कि उनको, और ये सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, यूनिवर्सल है, आपके बिजनेस के इनपुट कॉस्ट में कैमरा का कॉस्ट, इस कमरे का रेंटल, इस चेयर का कॉस्ट, आपका सेटअप का कॉस्ट, वो आपको नॉर्मली यूट्यूबर्स को लगता है कि हाँ ये जायज इनपुट कॉस्ट है। कॉपीराइट लाइसेंस नहीं लगता उनको इनपुट कॉस्ट।
जायज। अच्छा, ये थोड़ी गलतफहमी उनको हटानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता नहीं कि मिस्टर मंगल ने लीगल एडवाइस भी ली होगी वो कंटेंट यूज करने के पहले। नहीं बिल्कुल नहीं। पर जब आप और मैं घर खरीदते हैं तो पहले वकील को जरूर दिखाते हैं कागज। क्यों? पॉइंट ये है कि जब आपने जैसे बहुत अच्छा कहा कि यूट्यूब का इकोसिस्टम अब एक अर्निंग और कमाई और बिजनेस करने का जरिया है। यूट्यूबर्स जाने माने रिकग्नाइज प्रोफेशनल्स माने जाते हैं आजकल, और जब जाने माने प्रोफेशनल्स रिकग्नाइज किए जाते हैं तो उनको अपना बिजनेस भी वैसे ही अप्रोच करना चाहिए कि अगर मैं किसी का कंटेंट यूज कर रहा हूं तो मुझे एडवाइस ले लेनी चाहिए कि ये मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं यूज कर सकता हूं, कॉन्टेक्स्ट क्या है यूज का। अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क है तो मैं लाइसेंस ले लेता हूं। मैं आप वो लाइसेंस ले रहे तो 5 लाख का पड़ता एनुअल लाइसेंस, पर लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया तो 50 लाख या 40 लाख जितने की भी डिमांड आई वो डिमांड आ गई। कंट्रोवर्सी तभी बनी जब बड़ा डिमांड आया। कंट्रोवर्सी मेरा हमेशा, और मैं सेंट्रिज्म वाला प्रिंसिपल एहतियात करते हुए आपको कहूंगा कि कंट्रोवर्सी तब क्यों नहीं बनी जब आपने बिना लाइसेंस के यूज किया नहीं। और मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता है किसका केस स्ट्रांग है। अगर ये ना ये दिखा सकता है कि जो यूज मिस्टर मंगल ने किया है वो कॉपीराइट के फेयर डीलिंग प्रोविजन से कवर्ड नहीं है तो फिर वो के मिस्टर मोहक मंगल हार जाएंगे। पर अगर मोहक मंगल ये प्रूव कर दें कोर्ट के सामने या डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि जो मैंने करा है वो या एएनआई का है ही नहीं, कॉपीराइट ओनरशिप ही नहीं है उनकी, या जो मैंने यूज किया है वो फेयर डीलिंग में आता है, तो वो एक्सक्यूज हो जाएंगे।